फ्रॉम द वेव्स और फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इन सब का टच उठाकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो इंटेंसिटी क्या बनती है, उसका क्या फॉर्मूला आता है, वो हमने क्लास 11th वाला पोर्शन आके यहाँ पे देखा था, वो पहली क्लास हो गई थी। फिर हमने देखा कि भाई दो वेव्स अगर आती हैं दो स्लिट से, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जिससे ये पता चला था कि लाइट एक वेव है और वो अलग अलग पोजीशन में पाथ डिफरेंस वगैरह पे एक पैटर्न बनता है, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद एक आएगा कि ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे, ये कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे किसी लाइट रे के पाथ पे तो क्या फर्क पड़ेगा, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा, डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, उस पर क्वेश्चन होगा। और एक पोलराइजेशन करके भी टॉपिक होता है जो कि काफी इजी है एज कंपेयर टू दूसरे, अगर आपने इन चीजों को समझ रखा होगा। तो आज हम क्या करेंगे, एक तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सीधे न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम जो है ऑप्टिकल पाथ के पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और फिर डिफ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे जहां तक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई क्या सारी बात में हम क्या करने जा रहे हैं आज? यस। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूँ, वैसे भी आपको पता ही होगा। स्टिल लेट मी समराइज द थिंग्स, थोड़ी देर के लिए जस्ट हम फॉर्मूले को समराइज कर देते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि भाई एक कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए दो स्लिट्स किया, दो लाइट वेव्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट होने का क्या मतलब होता है कि दो सोर्सेज ऑफ वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस हो, इनिशियल फेज डिफरेंस, वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हमने देखा था कि लाइट वेव्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते बिकॉज उनके एटम्स वाइब्रेट करते हैं रैंडमली, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो सकता। खैर, तो हमने एक स्लिट से, एक सोर्स से दो स्लिट पास किया, तो देखा स्क्रीन पे जाके कुछ पैटर्न बन रहा है, कहीं पे ब्राइट बन रहा है, कहीं पे डार्क बन रहा है। जहां ब्राइट बन रहा है इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जहां डार्क बन रहा है इसका मतलब लाइट वेव्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सेंटर पे क्या था, अच्छा फिर हमने देखा कि जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन बनता है वो बेसिकली डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला था ना, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई, और फाई जो होता था फेज डिफरेंस होता था, और ये फेज डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता था पाथ डिफरेंस पे 2π/λ × डेल्टा x। अब डेल्टा x के ऊपर डिपेंड करता था, है ना, यही बात थी। अब फेज डिफरेंस अगर 2n π होता था तो आप कहते थे कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर फेज डिफरेंस 2n-1π होता था, जैसे पाई, 3π, 7π, तो क्रिस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाता है, तो वो डिस्ट्रक्शन होता था। तो सेंटर पे क्योंकि दोनों स्लिट से पाथ सेम होता था, तो पाथ डिफरेंस क्या मिलता था, 0, तो सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, उसके बाद हम ऊपर नीचे देखते थे ब्राइट या डार्क मिलता था। ये बात हो चुकी थी। कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाता था, सेंटर पे ब्राइट, ऊपर नीचे डार्क। क्या स्मॉल डी को हम मानते थे स्लिट के बीच का गैप, कैपिटल डी होता था स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप, लैम्डा होता था वेवलेंथ। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और फिर हमने एक डेरिवेशन किया था, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, कि हम ये जूम करते थे कि जो डी है वो बहुत लार्ज है, तो दोनों स्लिट से जो पॉइंट पी पे जो वेव मिल रहा है उनको, उन दोनों वेव को हम पैरेलल मान सकते हैं। और पैरेलल मानने के बाद हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला था वो ये निकाला था, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डी साइन थीटा। फिर हमने देखा था कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो आ गया था डी साइन थीटा, और इसको हमने डी tan थीटा भी लिख दिया था। और स्क्रीन के पे जब हमने देखा इसको, स्क्रीन के अकॉर्डिंग, सॉरी, स्क्रीन पे जब देखा तो दो स्लिट थे यहाँ पे, ये सेंटर था और ये पॉइंट पी का डिस्टेंस था y, और ये था d, और ये मेरा था स्मॉल d। तो जो tan थीटा था, tan थीटा को हमने लिख दिया था, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो tan थीटा को हमने लिख दिया था y/d। लेकिन कब, जब आपके पास, मैंने कंडीशन बताई थी थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल। और ये कब लिख सकते थे भाई, याद आ रहा है किसी को, कब लिखते थे? लास्ट क्लास में बताया था, व्हेन कैन आई राइट दिस, कुछ कंडीशन थी, जब m जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस मच लेस देन क्या हो, d/λ। अगर d/λ निकालने के बाद हमें मिल रहा है 5000, 10,000, 15,000, और नंबर ऑफ, और हम तो नंबर ऑफ फ्रिंज पूछ रहा है 100, 200, तो वेरी लेस है। लेकिन d/λ के बाद हमें मिल रहा है 20, 30, 40, तो इट मींस दैट इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, हमारा जो d/λ कम है तो एंगल क्या होगा, कम, इन दैट केस वी कैन नॉट यूज दैट। ठीक है, चले आगे। ओके ओके ओके, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, जरा फॉर्मूले बता दें। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ, ब्राइट फ्रिंज जहां मिलता है, ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन,
उसका फॉर्मूला बताइए जरा जल्दी से, और डार्क फ्रिंज का बताइए और फेज डिफरेंस का जल्दी बताइए, मैं लिख देता हूं। ये 2 स्लिट्स हो गए, ये लोकेशन वाई हो गया। एक मिनट जरा जस्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो होता था दिस वाज अ थीटा, पाथ डिफरेंस तो डेल्टा एक्स लिखते थे हम डी साइन थीटा। जरा फॉर्मूले सारे देखिएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते थे। अगर थीटा स्मॉल हो तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टैन थीटा लिखते थे, और वाई डी बाई डी लिखते थे, ठीक है। ओके, अब अगर हम इसमें क्या लिखते थे, ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे, बस 2 मिनट और दीजिए। ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर, एंगल में क्या होना चाहिए 2n पाई के बराबर, और डेल्टा एक्स को जब मैं लिखता था वाई डी बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा, तो मुझे लोकेशन मिलता था एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। और जब डार्क फ्रिंज की बात करता था जहां पे डिस्ट्रक्शन हो, तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रक्शन वहां होता है जहां पे फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई हो। और पाथ डिफरेंस की बात करें तो लैम्डा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 इस तरह होना चाहिए, जिसको हम लिखते थे 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो जब हम ये कंडीशन इंपोज करते थे उसके ऊपर, तो हमें y की वैल्यू मिल जाती थी 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। हाँ जी यही। और फ्रिंज विड्थ एक मिलता था हमें, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आता था कि 2 फ्रिंजेस, 2 कंटिन्यूअस, 2 एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, जिसको हम w से लिखते थे, और वो हमें मिलता था लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे। अब आप कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ रही है और ये स्लाइड याद है तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और फाई निकालने के बाद, अच्छा जब डेल्टा एक्स निकल जाता है तो क्या करते हैं बेटा, डेल्टा एक्स निकलने के बाद जब पाथ डिफरेंस निकल गया उसके बाद क्या करेंगे, कहां खो गए आप लोग, पाथ डिफरेंस निकलने के बाद क्या करते हैं, इंटेंसिटी निकालनी है ना। इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या नहीं करना होगा, मैं पहले तो डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स को निकालने के बाद हमें पता चला भाई ये पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस के बाद क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस पे, और फेज डिफरेंस निकालने के बाद आप सिंपल इंटेंसिटी निकालते, फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। के की वैल्यू आप रखते थे 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, और फाई निकलते ही आप इंटेंसिटी निकालते किसी गिवन पॉइंट पे, जो कि अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर है तो आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 के फॉर्म में आता था। और अलग अलग होते हैं दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी, तो दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, ठीक है। तो फाई निकालने के बाद हमें ये सारी चीजें मिलती थी। ओके, तो मैं इन सब थ्योरी के बाद आपको सीधा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसको सॉल्व करिए आप सब। ये रहा आपके एग्जाम का क्वेश्चन, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कम क्वेश्चन करेंगे, ऑप्टिकल पाथ और स्लिट स्लैब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या करा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन। The distance between the first and the third bright fringes when the slits are illuminated by monochromatic light of, ये उसकी दे रखी है, दिस इज एंगस्ट्रॉम डिस्प्ले। क्या पहले और तीसरे ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप कितना होगा, व्हाट इज द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस। देखिए एक क्या, 2 फ्रिंजेस के बीच का गैप क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा है तो कितना डिस्टेंस होगा, फर्स्ट और थर्ड। अगर स्क्रीन ले लें, यहाँ सेंटर पे हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच की बात कर रहा है।
फर्स्ट और थर्ड के बीच का क्या होगा फ्रिंज विड्थ। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड अगर आप इसको पहचान देंगे। ओके, काफ ने आंसर दिया फर्स्ट और थर्ड फ्रिंज की बात हो रही है। ओके, हेमंत का ऑप्शन अलग आ रहा है। देखो बेटा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है और ये पिछले साल पूछा गया है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर से सॉल्व करिए। नहीं देखा था तो यहाँ ट्राई करिए। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एरी का 4 आ रहा है। ओके ठीक है। स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है आपको, और लैम्डा दे रखा है। कुछ नहीं, जस्ट सिंपल बेस्ड फॉर्मूला क्वेश्चन। कैलकुलेशन करिए जरा, मैथ्स के स्टूडेंट हो क्या। ओके, तो क्या फॉर्मूला लगाया होगा आपने? 2 लैम्डा डी बाई डी लगाया क्या जी? ये गैप कितना होगा बोलिए, कब या जिन लोगों ने आंसर दिया यही लगाया जी? क्योंकि एक फ्रिंज की बात करता है, अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करेगा तो लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ उतना ही होता है। और आपको पता होना चाहिए कि डबल स्लिट में हर फ्रिंज का विड्थ बराबर होगा। हर फ्रिंज का विड्थ क्या होगा? बराबर होगा सेंटर का। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे डबल में हर फ्रिंज का विड्थ बराबर, इंटेंसिटी बराबर। लेकिन सिंगल स्लिट वाले में सिर्फ जो सेंटर वाले का फ्रिंज विड्थ होगा वो डबल होगा, बाकी सबके बराबर होंगे। तो 2 लैम्डा डी बाई डी क्या होगा आपने? तो द आंसर विद 2 लैम्डा की वैल्यू 5890 आएंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा 10 पावर -10। फिर स्मॉल डी कितना हो गया? गैप ऑफ 0.5, कैपिटल डी 0.5 mm का गैप है, स्क्रीन के बीच का 0.5 mm का गैप है, कैपिटल डी तो 0.5, और स्मॉल डी मुझे दे रहा 0.5 mm। 0.5 mm का मतलब हो गया 10 पावर -3। तो 0.5 से 0.5 का इसको मल्टीप्लाई करते 0, 9 दूना 18, एक कैरी लगा 17, एक कैरी लगा 5 दूना 11 इंटू 10 पावर -10, ऊपर गया ये 10 पावर +3 तो 11780 इंटू 10 पावर -7 मीटर। ये आ रहा है मेरे पास गैप। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा भाई। तो डी तो हो नहीं सकता बेटा, डी कैसे हो जाएगा? बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। वेरी सिंपल, 117810 इसका गया तो ये बन जाएगा 10 पावर -6 मीटर। सिंपल। फर्स्ट और थर्ड के बीच का 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 फ्रिंज विड्थ के बराबर गैप था। ठीक है यार, ऑल सभी को आंसर देना चाहिए। आई वाज गेटिंग आंसर ओनली फ्रॉम 6 स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। In a Young's double slit experiment, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 16 फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रहे हैं किसी जोन में अगर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। if the wavelength of light is changed to 400, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस उसी गैप में, उसी y में कितना मिलेगा? y सेम है, गैप सेगमेंट सेम रखा गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू फिगराइज इट। डायग्राम वगैरह बनाइए, पिक्चराइज करने की कोशिश करिए। तो ये रहा मेरे पास सिंगल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ये रहा स्क्रीन, ये रहा सेंट्रल, और यहां पे आपको कह रहा है कि ये मान लो लोकेशन ले ले तो वाई, ये वाई ले लो। यार इसमें पहले इतने जोन में, ओके आई हैव गॉट, काव्य हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कौशिक ग्रेट, माशाल्लाह ग्रेट। ओके अक्षिक आल्सो, यस यू आर करेक्ट। तो आपने देखा होगा कि मानसिक ग्रेट, एवरीवन, फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो y का जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ब्राइट फ्रिंजेस की अगर बात करें n लैम्डा d बाई d। अब कह रहा है कि सेगमेंट सेम है तो y भी क्या हो गया? सेम। अब d तो देखिए y d बाई d को मैं लिख सकता हूँ n लैम्डा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर सेगमेंट सेम रख रहा है मींस लोकेशन अगर सेम है तो y भी कांस्टेंट, d भी कांस्टेंट, d भी कांस्टेंट। इट मींस n लैम्डा क्या हो गया? कांस्टेंट।
तो सिंपल आप ये बना देंगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। वेरी गुड, क्योंकि इस सेगमेंट साथ सेम बोल रहा है n1 लैम्डा 2, तो n1 16 इंटू 700, n2 ये हो गया 400, 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 4 जा 7, 4 जा 28, तो 28 सेगमेंट्स मिल जाएंगे आपको। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दो, अच्छा अगर आपको मैं यही क्वेश्चन ये बोल देता कि अगर सेम सेगमेंट की बात बोल रहा है, कभी कभी ऐसा कर सकता है आपके साथ कि सेगमेंट को डबल कर दे या सेगमेंट को हाफ कर दे, तो उसका ख्याल रख लीजिएगा, y की वैल्यू को चेंज कर दिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूं कि if the wavelength of light is changed to 400 nanometer, the number of fringe observed in the half segment, तो क्या आंसर देंगे? What will be your answer? अगर बोल देता कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस हाफ सेगमेंट में, कुछ ऐसा कभी कर सकता है, तो व्हाट यू विल डू? कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ यार, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 14 हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल विड्थ होता है भाई सबका। पहले आप 28 ला रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, y इज इक्वल y1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 d by t, सॉरी फॉर्मूला उल्टा लिखा गया, कैपिटल d by d, और y2 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d by d, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, y1 y2 दिया हुआ है, डी कैंसिल होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और छोटा ये क्वेश्चन करके देखिए जरा, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, देख के पढ़ के देखिए जरा, ट्राई टू फाइंड द आंसर। पापा जाना फिर ना। ओके, तो आपसे पूछा है कि 1.27 सेंटीमीटर पे रेस पहुंच रहे हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? What will be the path difference? Sorry. बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मैं पहुंचूंगा ऑप्टिकल पाथ पे। लैम्डा दे रखा है, स्लिट विड्थ दे रखा है, स्क्रीन विड्थ दे रखा है, स्क्रीन गैप, आपको सब कुछ दे रखा है, इट हैज एवरीथिंग हैज बीन गिवन। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? यस काउ मानसी, तो कह रहा है यहाँ पे पहुंच रहा है ये पॉइंट, y इज इक्वल टू, ये आपके पास दे रखा 1.27 mm, यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला। ओके ओके, वेरी गुड, कौशिक हैज गिवन द करेक्ट आंसर। कह रहा है यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स पहुंच रहे हैं यहाँ से, इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो, सॉरी हाँ, path difference क्या होगा? What will be the path difference? What will be the path difference? Okay, 1.27 micrometer. Yes, it is the correct option. तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने you must have applied path difference delta x is equal to y d by d, ये आपको पता है। अच्छा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताएं कैसे आपने चेक किया कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो पहले आपने d by लैम्डा किया होगा, और d की वैल्यू है 1 mm, और लैम्डा की वैल्यू है 632 नैनोमीटर। तो आप इसको एक रफ आइडिया ले लीजिए, 632 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹,
आप इसको लगभग 500 मान के एक आइडिया ले लीजिए, जस्ट टेक इट। और ये ऊपर गया कितना, -3 और +9, तो ऊपर मुझे मिल गया 10⁻6। और नीचे अगर आप इसको 1500 भी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल गेट दैट कि आपको जो फ्रिंजेस मिल रहे लगभग यू आर गेटिंग हाउ मच, 1000 से तो 1000 के करीब आ रहे, इट मींस डी बाय लैम्डा इन योर सफिशिएंट आ रहा है, 1000 के करीब आ रहा है। तो आप मान सकते हैं कि थीटा स्मॉल है। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं पाथ डिफरेंस का। लेकिन अगर डी बाय लैम्डा कुछ इस तरह से आता, जैसे 10 आ जाता, 50 आ जाता, 100 आ जाता, तो फिर आपको पाथ डिफरेंस बेटा ध्यान से निकालना होता। देन यू विल हैव टू कैलकुलेट। तो पहले आप क्या करते हैं, पहले आप tan थीटा निकालते हैं, किससे, y/d से, क्योंकि डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या होता है, d sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही क्या, कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आपको पहले चेक करना हो कि यार ये जो डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला है ये यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो अगर आपके पास डी बाय लैम्डा निकाला 1000, 2000, 3000 बड़ा नंबर आ रहा है, इट्स ओके, थीटा स्मॉल, आप डेल्टा एक्स को सीधा इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो y मुझे दिया 1.27 नैनो मिलीमीटर, स्मॉल डी दे रखा है कितना, 1 mm, और कैपिटल डी दे रखा है हाउ मच, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर आ गया। तो आ गया 1.27, 10⁻6, 10⁻3 -6 आ गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया। लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको ये धोखा हो सकता है, ऑप्शन मैच नहीं होगा। कैसे, अगर आपको यही क्वेश्चन y की वैल्यू कुछ लैम्डा वैम्डा कुछ बढ़ा दे और d बाय लैम्डा कम आ जाए, तो उस केस में पहले आप tan थीटा निकालेंगे y/d करके, फिर यहां से एक थीटा मिलेगा, उस थीटा को फिर यहां पे लाके रखेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। जी, सभी को समझ में आना चाहिए कि ये प्रोसेस याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद थीटा निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, फिर वहां से जो वैल्यू आएगी तो वहां फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे तो मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसको करते जरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे एक ये क्वेश्चन, अच्छा नहीं, इसको बाद में करते, ये वाला क्वेश्चन करिए जरा, ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका ये बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कहीं और से उठाया, लेकिन दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन, जेई का प्रॉब्लम ही है, जेई लेवल। ट्राई टू सॉल्व दिस। कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक जगह पे इंटेंसिटी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम है, तो उस पोजीशन का लोकेशन बताइए जहां पे इंटेंसिटी 1/4 हो जाए। आपको कभी ये हाफ भी कर सकता है, कभी 50% बोल देगा, कभी 25% बोल देगा, कभी 80% बोल देगा, कि वो लोकेशन बताइए जहां पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ हो जाए। और कौन सा एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है, बीटा मान सकते, बीटा ये पूछ रहा है, बीटा, और ये होता है मेरे पास वाई। तो लीनियर पोजीशन पूछेगा तो आप वाई बताएंगे, ऐसे बीटा बताएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप मुझे वैल्यू बताइए क्या है। इंटेंसिटी दी हुई है मैक्सिमम का 1/4, और आप इसमें मान के चलें कि दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम है।
इसमें मान के चले दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम है, तो सबसे पहले बेटा फाई निकालिए, फाई कि कितना फेज डिफरेंस होगा, फिर फेज डिफरेंस है पाथ डिफरेंस निकालिए, उल्टा चलना पड़ेगा इसमें। क्या हुआ, बहुत सन्नाटा है, आप लोग सॉल्व कर पा रहे? फाइव फाइव निकला कुछ, फाइव आई मैक्स आई फॉर्मूला कुछ याद है? अगर डबल इंटेंसिटी बराबर होती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई मैक्स 4 आई। हाँ 4i cos स्क्वायर 5/2, ठीक है, वहां से निकालिए जरा कि इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट विल बी इक्वल टू आई मैक्स, लिख सकता हूं जो कि 4i के बराबर होगा अगर दोनों सेम होते हैं, cos स्क्वायर फेज डिफरेंस का आधा, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। अब आपका कह रहा है कि जो इंटेंसिटी मिल रही है वहां पे मैक्सिमम का 1/4 मिल रहा है, तो यहां पे जरा आई मैक्स अपॉन 4 रख दो, तो यहां से तुम्हें फेज डिफरेंस मिलेगा। जल्दी बताओ फाई कितना आ रहा है, ऐसा रखने के बाद फाई कितना आ रहा है? फाई कि यहाँ पे लोकेशन पे इंटेंसिटी जो है 1/4 हो रही है, आई मैक्स अपॉन 4 हो रही है, मैक्सिमम का आधा हो रही है, कंस्ट्रक्टिव का 1/4 हो रहा है। यस टेल मी स्टूडेंट्स हाउ मच फाई यू आर गेटिंग? ओके पाई/3 आ रहा है, पाई/3 आ रहा है पक्का? यस सर। सभी का? 5/3। ओके तो आई मैक्स कैंसिल किया होगा, 1/4 आ रहा है, अंडर रूट कर लिया होगा, 1/2 आ गया होगा, cos 5/2 आ गया होगा 1/2। और आपको पता है कि cos कितने पे होता है 1/2? कैसा रहेंगे, मिनिमम एंगल क्या होगा? पाई/3, तो 5/2 इक्वल टू पाई/3, तो फाई की वैल्यू तो 2 पाई/3 आ रही है। Yes, sir. मैं 5 पूछा था, 5/2 की वैल्यू नहीं, बी केयरफुल स्टूडेंट्स, 5 इसकी वैल्यू होगी ना पाई/3, तो 2 पाई/3 मुझे मिल गया क्या? फेज डिफरेंस। यानी ये जो पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी 1/4 मिल रहा है, वहां पे जो दो वेव्स जा रहे हैं, मिल रहे हैं दोनों से, ये पाथ फेज डिफरेंस है 2 पाई/3 का। अब पोजीशन पता करना है तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालिए, तो अगर मुझे 5 पता है तो डेल्टा एक्स बता सकते हैं क्या? क्योंकि 5 इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, और के क्या होता है 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। जल्दी बताना मुझे क्या आ रहा है डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स कितना आ गया? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस मुझे मिल गया λ/3। यानी बहुत सिंपल प्रॉब्लम बन गया कि पॉइंट पी पे जो पाथ डिफरेंस है वो λ/3 है। अब भाई तुम्हें पता है यंग डबल स्लिट्स में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है थीटा के टर्म में? इसको बीटा मान लेता हूँ, चलो एंगुलर पोजीशन बीटा ही मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ। चलो क्या होता है भाई, डेल्टा एक्स क्या होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सिंपल सी बात हो गई, रख दो आंसर। बट डेल्टा एक्स निकाला आपने, डेल्टा एक्स आ गया पाई/3। अब इसको आपने रख दिया डी साइन थीटा को λ/3 के टर्म में, तो योर साइन थीटा विल कम λ/3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स λ/3। ये आंसर होगा भाई, क्यों नहीं आ पा रहा था? देखिए समझिए प्रॉब्लम को। तो पहले फेज इंटेंसिटी की मदद से फाई निकाला, फाई से पाथ डिफरेंस को लगा दिया, तो मुझे एंगुलर पोजीशन मिल गया। अगर लीनियर पोजीशन पूछता तो क्या आंसर आता बेटा? चलो ये बताओ, अगर मुझसे पूछता लीनियर पोजीशन बताओ, y की वैल्यू बताओ, एट व्हाट लोकेशन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी विल बी 1/4, तो आंसर क्या देते हैं? क्लोजेस्ट, क्योंकि वो तो पैटर्न रिपीट करना होगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, क्लोजेस्ट सबसे पहला वाला। बताइए y की वैल्यू कितनी आती है अगर y पूछता तो? क्या दोपहर में सो रहे हैं क्या आप? ये तो एंगुलर पोजीशन लगा दिया, लीनियर पोजीशन क्या होता है y?
लैम्डा हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या टाइप? लैम्डा, लैम्डा बस लैम्डा नहीं यार, लैम्डा कैसा आएगा? डी के टर्म में आएगा वो, कुछ कुछ डी के टर्म में आएगा, स्मॉल डी कैपिटल डी के टर्म में आएगा वाई। तो अगर आप इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर थीटा स्मॉल मान ले तो डी tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, और tan थीटा क्या होता है? वाई डी बाई डी हो जाता है। तो योर y विल बी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 3d, ये आंसर आता है आपके पास अगर थीटा स्मॉल है। तो नहीं होता तो पहले थीटा निकाल के फिर आप करेंगे। तो अगर लीनियर पोजीशन बोलता फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा क्लोजेस्ट, तो आपके पास ये आंसर आता है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर इसमें 1/4 के बजाय हाफ दे देता, यहाँ पे 1/4 के बजाय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही क्वेश्चन कहता हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आंसर क्या आता? जल्दी करके बताइए मुझे, सब कुछ सेम है। इन यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मुझे बताइए व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन एंड व्हाट इज द लीनियर पोजीशन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। टेल मी द आंसर, जल्दी बताओ। अगर हाफ कर दे तो व्हाट विल बी आंसर? अगर हाफ कर दे तो, हाफ या 50% बोल देते। तो आ रहा है लैम्डा बाई 4d आ रहा है, ठीक है। काव्य का लैम्डा बाई साइन इनवर्स। हाँ वो साइन इनवर्स में देख लिया लैम्डा बाई 4d। ओके, तो फाई कितना आ गया होगा आपका? फाई कितना है? बहुत आसान है यार ये तो। 2 फाई कितना आ गया होगा? 1/√2 करोगे तो π/4, π/2 आ गया होगा। फाई आ गया π/2। यस अब π/2 को रख दिया होगा तुमने इधर। तो मैं अगर करके देखूं तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल करके, तो जल्दी सभी लोग बताएं अगर इसी किसका आंसर में, तो ये हो गया होगा I max अपॉन 2 इज इक्वल टू I max cos स्क्वायर फेज डिफरेंस का आधा। तो कैंसिल करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 का अंडर रूट लूंगा, 1/√2 cos 5/2। तो इसका मतलब वो π/4 पे होता है 5/2। कैंसिल किया, मुझे फेज डिफरेंस मिल गया π/2। फेज डिफरेंस के बाद मैंने लगाया होगा लैम्डा, निकाला होगा पाथ डिफरेंस निकाला होगा। तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5/2 π/2। पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई, डेल्टा एक्स के पाथ डिफरेंस मिल गया होगा λ/4। अब पाथ डिफरेंस मिल गया तो पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा लिख दिया होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई होगी λ/4d या फिर साइन इनवर्स λ/4d। और अगर y की बात करेगा तो मुझे पता है y d/d इज इक्वल टू λ/4। तो y की वैल्यू मिल जाएगी λd/4 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको देगा। चलिए अब मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द न्यू टॉपिक इज ऑप्टिकल पाथ। जरा इस ध्यान से सुनिएगा ऑप्टिकल पाथ। चलिए देखिए, अगर मैं पूछूं कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आगे बढ़ सकता हूँ क्या? जल्दी बताएं प्लीज। इस टाइप हाँ ठीक है। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है बेटा? देखिए, जब भी कोई वेव किसी मीडियम में आगे ट्रेवल करता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस पैदा होता है क्या? डेल्टा फाई। और उसकी कॉज क्या होता है? ड्यू टू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वजह से दो पॉइंट्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है। और जब फेज डिफरेंस होगा तो फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब सुपरपोजिशन होगा तो आप देखेंगे कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव हुआ कौन सा डिस्ट्रक्टिव हुआ, इसके हिसाब से। तो आप अगर फॉर एग्जांपल हम वेव की इक्वेशन देखें, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो क्या होता है?
इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, और ये जो k x है ये टर्म मुझे प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला टर्म क्या दे रहा है, ये दे रहा है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ। मैं सही बोल रहा हूं क्या? ये वाला टर्म क्या दे रहा है, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस दे रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि माई फाई विल बी इक्वल टू k डेल्टा x। और k क्या होता है बेटा, यू मस्ट बी नोइंग आल्सो कि ओमेगा बाई v इज इक्वल टू k। वेव की इक्वेशन में लिखते हैं क्या, तो हम इसको ओमेगा बाई v इज इक्वल वी एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा x। ऐसा करता है इसको x ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, kx लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस x। इट मींस अगर लाइट वेव x डिस्टेंस चला तो x डिस्टेंस चलने की वजह से 0.1 और 0.2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस हुआ वो x हुआ, और जो फेज डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, ओमेगा बाई वी एक्स। ये हुआ पाथ डिफरेंस, जिसको आप के एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, अगर हम ये मान ले कि अगर मैं इसको मीडियम में, यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। तो मैं v को क्या लिख सकता हूं, c बाई म्यू। अगर ये ट्रेवल कर रहा था वैक्यूम में, मान लेते वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा था, तो वैक्यूम में अगर ये ट्रेवल कर रहा था ये दो वेव, तो दोनों पॉइंट में जो पाथ डिफरेंस हुआ, उस पाथ डिफरेंस से जो फेज डिफरेंस पैदा हुआ वो आप क्या लिख देंगे, दैट विल बी सिंपली ओमेगा बाई सी एक्स, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, c के बराबर होगी। लेकिन अगर यही किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा था लाइट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो सेम पाथ ट्रेवल करने पर, कितना पाथ, सेम पाथ, मान लो 1 मीटर था, अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल किया 1 मीटर, तो कितना उसका पाथ डिफरेंस पैदा हुआ, ओमेगा बाई सी एक्स। तो यहाँ पे जो फाइव पैदा हो रहा है वो क्या है, ओमेगा बाई वी एक्स, और v को क्या लिख सकता हूं मैं, c बाई म्यू, तो म्यू ऊपर आ जाएगा, म्यू एक्स। तो अब देखो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस पैदा हो रहा है वो म्यू एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अगर सेम डिस्टेंस वो मीडियम में चल रहा है तो द पाथ डिफरेंस विच फेज डिफरेंस जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना पैदा हुआ, ओमेगा बाई सी एक्स। इट मींस किसी मीडियम में ट्रैवल करने पे जो वैक्यूम में फेज डिफरेंस पैदा हुआ था वो क्या होगा, म्यू एक्स टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन मैं अगले स्लाइड पे बता रहा हूं कि अगर आप किसी मीडियम पे चलना एक्स मीडियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनने वाला है, मीडियम एक्स चले तो इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस पैदा होगा, अगर वही पाथ डिफरेंस, सेम पाथ डिफरेंस अगर आप वैक्यूम में पैदा करना चाहते हैं तो आपको म्यू एक्स डिस्टेंस चलना पड़ेगा। हाउ मच डिस्टेंस, तो जितना एक्स डिस्टेंस मीडियम में चलने पे पाथ डिफरेंस पैदा हुआ, उतना सेम पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, म्यू एक्स। क्योंकि निकाल के देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आया था, फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 मिला था मुझे, यहाँ पे मुझे 5 मिला था, 5 इज इक्वल टू म्यू ओमेगा बाई सी एक्स, और यहाँ पे मुझे क्या मिलता है सीधा, 5 इज इक्वल टू म्यू ओमेगा बाई सी इंटू एक्स, एक्स में क्या लिखूंगा, म्यू एक्स। तो कंक्लूजन इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल पाथ। कि मुझे अगर मीडियम में डिस्टेंस एक्स चला तो वैक्यूम में मैं कितना डिस्टेंस चलूं कि मुझे उतना ही पाथ डिफरेंस मिले जितना कि मीडियम में मिल चुका है। मेरी बात समझ में आ रही क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल पाथ, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल पाथ। मेरे बात समझ में आई क्या मेरे भाई, बात समझ में आई, व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, मैं देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखिए ऑप्टिकल पाथ किसको बोलते हैं। अगर हम किसी मीडियम में एक्स डिस्टेंस चले, मान लो 2 मीटर, 2 मीटर चलने के बाद कुछ पाथ डिफरेंस पैदा हुआ, मैंने पिछले साइड पे प्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसका जब मैंने उसको डिराइव किया तो क्या है, म्यू इंटू ओमेगा बाई सी इंटू एक्स। अगर मैं यही एक्स डिस्टेंस वैक्यूम में चलता तो मेरा पाथ डिफरेंस कितना होता, ओमेगा बाई सी एक्स। बताओ पाथ डिफरेंस कम पैदा हुआ कि नहीं, बताइए। अगर मैं 2 मीटर मीडियम में चलूं और 2 मीटर वैक्यूम में चलूं तो किसमें पाथ डिफरेंस ज्यादा पैदा हो रहा है, मीडियम में कि वैक्यूम में, फेज डिफरेंस किसमें, जी बताइए जल्दी बताओ यार,
मीडियम, मीडियम में पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, ज्यादा पैदा हो रहा है, फेज डिफरेंस ज्यादा पैदा हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि उतना ही पाथ डिफरेंस वैक्यूम में मिले तो आपको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा क्या? यस सर, उसी ज्यादा डिस्टेंस को बोला गया ऑप्टिकल पाथ। समझ गए क्या? तो अब Yes, आपने जब फॉर्मूले के हिसाब से डिराइव किया तो पता चला कि मीडियम में अगर एक्स चले हो तो एक्स चलने के बाद, वेव एक्स चलने के बाद जो फाई पैदा हुआ है, अगर तुम चाहते हो कि उतना ही फाई तुम्हें मिले वैक्यूम में तो तुम उसको डिस्टेंस चलाओ म्यू एक्स टाइम्स। मिसाल के तौर पे अगर मीडियम में तुम चले 2 मीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था मान लो 1.5, तो तुम जब वैक्यूम में चलोगे 1.5 इंटू 2 3 मीटर, तो तुम्हें सेम पाथ डिफरेंस मिलेगा, सेम फेज डिफरेंस मिलेगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। यस तो सर, हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ, ये लाइन मैं लिख दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑप्टिकल पाथ किसको बोलते हैं? डिस्टेंस, क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। ट्रैवल्ड इन वैक्यूम टू गेट सेम फाई, सेम फेज डिफरेंस as we got in मीडियम। समझ में आया क्या बात? तो अगर मीडियम में चला x तो वैक्यूम में कितना चलाना पड़ेगा? बोलो ना, म्यू x। एक्स, और इसी वैक्यूम वाले पाथ का नाम क्या दिया गया है? ऑप्टिकल पाथ। तो ये x क्या होता है? ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब सिंपल जो डिस्टेंस आपने कवर किया ज्योमेट्रिक हिसाब से, 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, ऑप्टिकल पाथ। तो ज्योमेट्रिकल पाथ का ताल्लुक है ज्योमेट्री से, और ऑप्टिकल पाथ का ताल्लुक किससे भाई? किससे ताल्लुक है? फेज डिफरेंस से। किससे है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस से। तो लिख लो, ज्योमेट्रिकल पाथ का ताल्लुक होता है सिंपल ज्योमेट्री से, और ऑप्टिकल पाथ इज रिलेटेड टू फेज डिफरेंस। रिलेटेड टू फेज डिफरेंस। हो सकता है आपको ये पता हो, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। तो कभी भी अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा, मीडियम दिया तो सबसे पहले उसके पाथ को म्यू से मल्टीप्लाई करके वैक्यूम बना देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चले आगे। लिख लिया, समझ लिया इसको? यस सर, ठीक है, देखो अब मान लेते हैं कि अब एक क्वेश्चन कंसेप्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैक्यूम में लेंथ दिस एल था। अब इसके बीच में हमने क्या किया? एक टी लेंथ का स्लैब डाल दिया, ट्रांसपेरेंट स्लैब, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अब ये बताना वैक्यूम कितना बचा? एल माइनस टी। और स्लैब कितना बचा है? टी। तो स्लैब का ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा? म्यू टी। म्यू टी। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर हैं क्या? बोल दो ना, एल के बराबर, बिकॉज वैक्यूम में ऑप्टिकल पाथ ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर नहीं होंगे। ऑप्टिकल पाथ कितना, ज्योमेट्रिकल पाथ कितना इसमें? एल है। ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? वैक्यूम का ऑप्टिकल पाथ प्लस जो स्लैब में चला है। तो मुझे क्या मिल रहा है? देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, एल प्लस टी माइनस म्यू टी, सॉरी उल्टा लिख दिया, एल प्लस म्यू टी माइनस टी, जो कि मुझे मिला एल प्लस टी म्यू माइनस 1। ये रट लीजिए, अगर आपको याद है तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं याद है तो अभी देख लीजिए। एल प्लस टी म्यू माइनस 1, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पाथ विच वी ऑब्टेन। स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पाथ ये मिला है, जिसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लैब। यानी कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है तो कुछ एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस भी पैदा होगा। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लैब। स्लैब हटा देंगे तो म्यू, आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। म्यू की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। वैक्यूम बना देंगे। मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? जल्दी बताओ। यस ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से बताना, अगर हम ये मान लें कि ये 2 स्लिट्स थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और ये आ गया आपके पास स्क्रीन, और ये आ गया सेंट्रल पॉइंट O। अगर दोनों स्लिट से सेंट्रल मैक्सिमा पे S1 S2, पाथ डिफरेंस क्या होगा? जल्दी बताओ।
पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0. 0। तो फाई भी क्या होगा? 0। तो Zero. मैक्सिमम इंटेंसिटी बढ़ेगा। अगर मैं इसी में किसी एक के पाथ पे स्लैब डाल दूं, स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हो, तो अब लाइट यहां पे ऐसे पहुंचेगी और ऐसे पहुंचेगी, ठीक है? क्या अब पाथ डिफरेंस बराबर क्या होगा? 0 होगा क्या? No, sir. ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों लाइट वेव का सेम है, लेकिन क्या ऑप्टिकल पाथ सेम है? नो। और फेज डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ से निकलता है। तो इसमें फेज, हम जब फेज डिफरेंस निकालते हैं तो ये बताओ किसका ऑप्टिकल पाथ ज्यादा है? सोर्स S1 का, S2 का? S1 का। ठीक है, इट मींस अगर हम ये मान लें कि 2 मीटर था, मैं ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहा हूं बेटा, ज्योमेट्रिकल पाथ की बात नहीं कर रहा हूं। 2 मीटर, तो ये भी क्या था? 2 मीटर। तो अभी ये कितना है? 2 मीटर। तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? 2 या 2 से ज्यादा? ज़्यादा. 2 से ज्यादा। तो 3 मान ले, 3 मान लिया। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटर पे क्या तुम्हें ब्राइटनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, तो फाई भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। अब फाई भी पाथ डिफरेंस भी 0 नहीं रह गया। बात समझ में आई? ठीक है। यस तो अब आप चाहते हैं कि तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है किधर शिफ्ट होगा? ऊपर के नीचे। तो पाथ डिफरेंस अगर आप चाहते हैं 0 हो जाए, तो आपको नीचे वाले सोर्स का भी डिस्टेंस 3 मीटर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इट मींस आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट था वो मिड पोर्शन पे नहीं आएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर स्लैब है। किधर शिफ्ट हो जाएगा? जिधर स्लैब है। क्योंकि देखो ऊपर वाला डिस्टेंस क्या चल, और ऊपर वाले का ज्योमेट्रिकल पाथ कम है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अगर ये 4 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 4 मीटर ऑप्टिकल पाथ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बीच में एक स्लैब डाल दे तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा, किस तरफ शिफ्ट होगा? मेरे बात समझ में आई क्या भाई? बताओ जल्दी सर। जी। किसी को डाउट? ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा ऊपर। अच्छा, किधर शिफ्ट होगा? जिधर हम क्या डालेंगे? स्लैब। किधर किधर शिफ्ट होगा भाई? किधर शिफ्ट होगा? मीडियम की तरफ. जिधर ऑप्टिकल पाथ ज्यादा होगा। बस इतना लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिफ्ट टुवर्ड्स मोर ऑप्टिकल पाथ। जिस तरफ ऑप्टिकल पाथ, देखो जब वैक्यूम था तो दोनों तरफ ऑप्टिकल पाथ बराबर थे तो सेंटर पे आ गया था, लेकिन जब मीडियम डाल दिया तो वो ऑप्टिकल पाथ बदल गया। तो जिधर ऑप्टिकल पाथ ज्यादा होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स मोर ऑप्टिकल पाथ, और आप कह सकते हैं लेस ज्योमेट्रिकल पाथ। अच्छा ये बताओ, ये जो फिगर बनाया मैंने, ये तीसरा वाला, इसमें ज्योमेट्रिकल पाथ किसका ज्यादा है? बताना भाई। ये वाला, ये तीसरा फिगर, इसमें ज्योमेट्रिकल पाथ किसका जा रहा है? सोर्स 1 का, सोर्स 2 का? जल्दी बताओ यार। सोर्स 2 का। लेकिन ऑप्टिकल पाथ किसका? दोनों का बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि और लेस ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैं मूव। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लें कि दोनों स्लिट्स में मैंने, देखिए ये आपको मैं दिखाऊंगा आज इंशाल्लाह करने जाने से पहले कि जेईई मेंस में प्रॉब्लम पूछे गए इस टॉपिक पे। अगर दोनों में इंसर्ट कर दिया मैंने, तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, थिकनेस T1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया μ2, थिकनेस T2। तो अब आपका सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे होगा? कहीं भी हो सकता है बेटा। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पाथ डिफरेंस कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट, कहीं भी हो सकता है। तो तुम्हें पता होगा ना एक्स्ट्रा पाथ क्या आया था? टी एक्स्ट्रा पाथ अभी ऊपर मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, ड्यू टू स्लैब व्हाट इज एक्स्ट्रा पाथ। एक्स्ट्रा पाथ कितना आया स्लैब की वजह से? यहाँ पे टी म्यू माइनस 1। तो अब तुम निकाल लो T1 μ1 - 1,
T2 μ2 -1, जिसका ऑप्टिकल पाथ ज्यादा आएगा, जिसका उधर इधर वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आ गए तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। अगर T1 वाला ज्यादा आ गया तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और T2 वाला आ गया तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे नीचे। तो अगर T1 μ1 -1 मोर देन T2 μ2 -1 आ गया तो किधर शिफ्ट होगा, ऊपर नीचे, ऊपर। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट अपवर्ड, फिगर के हिसाब से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आता है, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, नोट कर लिया आपने इसको? सर अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो मतलब जिसका ज्यादा हो उसकी तरफ हो जाएगा। नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, आपको थिकनेस भी देखना होगा ना, टी भी देखना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखना होगा, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ म्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने देखे, मैंने डिराइव करा ना, जो पाथ डिफरेंस पैदा होगा, ऑप्टिकल पाथ नॉट ज्योमेट्रिकल पाथ, वो टी पे भी डिपेंड कर रहा है और म्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आप सिर्फ म्यू देख के नहीं बता सकते, सिर्फ टी भी देखना होगा। ओके ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन मान लो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताओ, चलो मैं आपको पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है जेईई मेंस का 2020 में, इसको सॉल्व करो जरा। 2020 में ये क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्व करो इसको, ऑप्टिकल पाथ के ऊपर क्वेश्चन। बहुत इजी प्रॉब्लम है, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड, सही समझ गए बिल्कुल। अब देखिए, ये अगर आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आपने ऑप्टिकल पाथ नहीं समझा। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा क्या देखेंगे भाई, फेज डिफरेंस निकालने के लिए ज्योमेट्रिकल पाथ है ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। और अगर मीडियम दिया तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला कह रहा है कि फर्स्ट वेव ट्रैवल, वेरी गुड, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला वेव ट्रैवल कर रहा है पाथ L1, ये इसका ज्योमेट्रिकल पाथ है। मीडियम कितना दे रखा है N1, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया N1 L1, और दूसरा चल रहा है L2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया L2। तो जो पाथ डिफरेंस निकालूंगा फेज डिफरेंस निकालने के लिए वो ये होगा N1 L1 माइनस L2 L2। अब फेज पाथ निकल गया, फेज डिफरेंस क्या होता है, K डेल्टा x, वेरी गुड, K डेल्टा x, K की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय लैम्डा, और N1 L1 माइनस N2 L2। आया मजा, हो गया, सभी से हुआ, वेरी गुड। तो ये कंसेप्ट है आपके पास। हाँ बोलिए। N2 L2 पॉजिटिव में नहीं आ रहा। अच्छा, अब वो तो अब देखिए, ऑप्शन में आपके पास N2 L2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तो मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहे हैं ना, वो प्लस में। अब आपको और कोई ऑप्शन ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो बचा तो एक ही ऑप्शन है ना। जाहिर सी बात है, आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो वो ऑप्शन के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना बेटा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो है न्यूमेरिकल दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा ये स्लाइड और नोट करते चलिए, मेरे साथ लिखते चलिए। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, सेंटर पे था, मैं शिफ्ट इन वो निकालने जा रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे तुमने स्लैब डाल दिया, स्लैब डालते ही तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा इधर शिफ्ट हो गया। ये कहता है बेटा S1 और ये कहता है S2 और ये क्या हो गया P। तो तुम्हारा जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो क्या होगा, S2P माइनस S1P। और S2P S1P को तुम क्या लिख सकते हो, S1P, ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ लिखा तुमने, ये क्या है ज्योमेट्रिकल पाथ।
इसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, प्लस टी म्यू माइनस वन। कितने लोग को ये लाइन समझ में आए, जल्दी बताइए कि मुझे डेल्टा एक्स निकालना है तो ये ऊपर वाला ज्योमेट्रिकल पाथ था S2P माइनस S1P, जैसे हम डिराइव करते थे। अगर डेरिवेशन देखा होगा तभी समझ में आएगा, वरना हवा में हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब S2P माइनस S1P माइनस टी म्यू माइनस वन। अब ये बताओ, इसको तुम डी साइन थीटा लिखते थे पीछे, जब वैक्यूम रहता था तो इसको डी साइन थीटा लिखते थे। तो याद रखो, जब एक स्लिट डालोगे तो तुम्हारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो फॉर्मूला रट लो, टी म्यू माइनस वन का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस कुछ नहीं। ये टी म्यू माइनस वन का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा और डी साइन थीटा को तुम लिख दोगे वाई डी बाई डी माइनस टी म्यू माइनस वन। अब जो कैलकुलेशन तुम डी साइन थीटा के साथ करते थे वो सारा कैलकुलेशन तुम इसके साथ करो, अपने आप आंसर सटीक पाओगे। मेरी बात समझ में आई? अगर स्नैप डाल दिया। यस सर। अब तुमसे बोलता था ब्राइट कहाँ मिलेगा, तो ब्राइट वहां मिलता है जहां पे पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो जाए। तो पाथ डिफरेंस को तुम एन डी बाई डी एन लैम्डा कर दो। तो देखो y की वैल्यू मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, एन लैम्डा डी बाई डी, ये माइनस उधर गया, बन गया प्लस टी म्यू माइनस वन डी बाई डी। ये समझ में आया क्या, जल्दी बताओ, समझ में आया ये कैसे किया मैंने? आगे यस सर। अच्छा, अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो n क्या होता है 0, तो y की वैल्यू क्या ये बन जाएगी, बोलो? यस सर। ठीक है, तो ये रट लो कि सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट ये होता है। डेरिवेशन तुम्हारे स्क्रीन पे है, नोट कर लो। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट ये होता है टी म्यू माइनस वन डी बाई डी, टी म्यू माइनस वन डी बाई डी। तुम बेहतर है कि ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये। इसी तरह डार्क की बात करेगा तो डार्क का बेहतर है तुम ये फॉर्मूला याद रख लो, ये शिफ्ट जो होगा। अच्छा, और सारे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट का मतलब होल पैटर्न, पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट होगा एक साथ। होल पैटर्न शिफ्ट मतलब पूरा का पूरा पैटर्न सेम रहेगा, बस वो शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या बेटा, जल्दी बताओ, मुझे रिस्पॉन्स आज ढंग का नहीं मिल रहा। यस सर। ठीक है, तो पूरा का पूरा पैटर्न सेम रहेगा, बस ऊपर या नीचे चला जाएगा। लिख लिया इसको? यस सर। अगर मान लो दोनों स्लिट डाल दिया तो क्या होगा? अगर एक में मान लो मैंने दो क्वेश्चन दे दिया, एक में T1 और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसमें जो लगाया वो T2 और रिफ्रैक्ट। पीछे वाली स्लाइड नोट हो गई क्या? नहीं नोट हुई तो बताओ, हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी नई चीज मिल रही है आपको। ये नोट हो गया क्या ये स्लाइड? टी म्यू माइनस वन डी बाई डी, ठीक है, ओके। अब अगर मान लो दोनों में डाल दिया मैंने, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं कि यहां मिल रहा है। चलो ठीक है, मान लेता हूं यहां मिल गया। तो डेल्टा एक्स क्या मिलेगा बेटा, जल्दी बताओ, डेल्टा एक्स क्या मिलेगा? इसको मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, ऑप्टिकल पाथ S1P इसको लिखोगा S2P प्लस T2 μ2 माइनस वन माइनस S1P प्लस T1 μ1 माइनस वन। क्या ये समझ में आया? दोनों का ऑप्टिकल पाथ लिख दिया मैंने सीधा। तो डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस आ गया वो आ गया S2P माइनस S1P प्लस T2 μ2 माइनस वन माइनस T1 μ1 माइनस वन। और इसको क्या लिखते हैं? S2P, जल्दी बताओ इसको क्या लिखते हैं? S2P माइनस S1P को क्या लिखते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर एक स्लैब है तो d sin थीटा प्लस t म्यू माइनस वन, अगर दो है तो मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया है ऊपर मान के T2 μ2 माइनस वन माइनस T1 μ1 माइनस वन। ठीक है, अब ब्राइट के लिए इसको एन लैम्डा के बराबर लग देना, आ जाएगा आंसर। चलो मेरे पास 10 मिनट बचा है और मैं आपको कराऊंगा कम से कम 4 सवाल, 4 से 5 सवाल। तो ब्राइट के लिए क्या करना बेटा, अगर क्वेश्चन कभी दे दे तो ब्राइट के लिए तुम क्या करना, डेल्टा एस को किसके बराबर रख देना, एन लैम्डा।
और डार्क की बात करेगा तो डेल्टा एक्स किसके बराबर, पाथ डिफरेंस किसके बराबर, क्या फिर से, n-1 हाँ 2n1 बस लैम्डा बाय 2। वेरी गुड, ठीक है चले आगे, थ्योरी कंप्लीट, चलते हैं आगे। ओके प्लीज नोट डाउन, 2 स्लिट के बारे में ये हो गया, 3 स्लिट के बारे में क्या होगा, और इसको मैं लिख देता हूँ वाई डी बाई डी भी लिख देता हूँ, वाई डी बाई डी भी लिख देता हूँ। चले आगे चले, नोट कर लिया, 2 स्लिट 1 स्लिट, नो सर, नोट करिए जल्दी। तो 2 स्लिट में आपको बस T2 μ2 -1 और T1 μ1 -1 के हिसाब से ये आया मेरे पास, ये जो टर्म है ना ये वाला, दिस इज माय एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लैब, स्लैब की वजह से ये एक्स्ट्रा पाथ मिला है हमको। ठीक है, यस ओके चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके बताओ, एक यंग डबल सिक्स में डी डी दे रखा है, स्लैब वगैरह दे रखा है, कह रहा है कि कितना शिफ्ट होगा फ्रिंज पैटर्न, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों बताइएगा। पाथ डिफरेंस कितना है? फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट होगा, कहां शिफ्ट होगा, ये ऊपर लगाया और ये लगाया नीचे, इसका टी है 1 और इसका म्यू है 3, तो व्हाट इज द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट, 1.5 आ रहा है। ओके अभी पिछला वाला स्लाइड जो दिखाया था उसमें लिखा था मैंने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, तो आप निकालिए फ्रिंज डिफरेंस कितना होगा, सेंट्रल मैक्स, देखो तुम सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट निकाल लो, वही पूरे पैटर्न का शिफ्ट होगा, तो ट्राई टू फाइंड द शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। डेल्टा एक्स जो हमने लिखा था वो था d sin थीटा प्लस T2 μ2 -1 माइनस Q1 μ -1, और फिर इसको हम करते हैं क्या n लैम्डा के बराबर, तो इसको हम लिखा था y d बाई डी, तो मुझे जो y मिलेगा तो n लैम्डा d बाई डी प्लस T2 μ2 -1 d बाई डी माइनस T1 μ1 -1 d बाई डी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास y की पोजीशन जब ये दोनों स्लिट हैं। अब तुमसे पूछ रहा है भाई ये समझ में आएगा जो मैंने लिखा है, डेल्टा एक्स को लैम्डा के बराबर कर दिया ब्राइटनेस के बराबर। यस प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग दिस। अब कह रहा है कि आप मुझे शिफ्ट पता करना है, तो तुम सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट पता कर लो, तो सेंट्रल के लिए n क्या रख दो 0, तो जैसे n 0 रखोगे ये खत्म, आपके पास ये मिल जाएगा। T2 कितना है, T2 नीचे वाला है 0.5, म्यू कितना है 2 -1 इंटू डी कितना 1 अपॉन 1 mm, 1 mm का मतलब हुआ 10⁻³ ओके फाइंड द शिफ्ट इन द, अच्छा ये माइक्रोमीटर में, ये जो टी है माइक्रोमीटर में, तो इसको मुझे
10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, बिकॉज ये टी थिकनेस जो 0.5 माइक्रो है, माइनस T1 कितना 1 माइक्रोमीटर, μ1 3 माइनस 1 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कितना दे रखा 1 mm, 1 mm मतलब 10 पावर माइनस 3, तो हाउ मच 2 माइनस 1, तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस ये आ रहा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, कितना आ गया बेटा 10 पावर 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ रहा है माइनस के साथ, क्या मतलब हो जल्दी बताओ, आंसर बताओ। 1.5 mm माइनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस, कि जो शिफ्ट होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, इट मींस होल पैटर्न शिफ्ट by 1.5 millimeter towards downward, down slit, डाउन स्लिट की तरफ यानी नीचे की तरफ आपका पैटर्न शिफ्ट होगा 1.5 पैटर्न। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा निकाला तो पूरा का पूरा पैटर्न इतने से शिफ्ट होगा। तो जी समझ में आई क्या बात, ये यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, डी साइन थीटा T2 म्यू 2 माइनस 1, T2 नीचे वाला T1 ऊपर वाला, और सेंट्रल का शिफ्ट निकाल लेंगे और वहां से आपको पूरे पूरे का पैटर्न का शिफ्ट मिल जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, यस सर। ठीक है। अब जरा मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो कि आपके 2020 में पूछा गया प्रॉब्लम। वन ऑफ द स्लिट, किसी एक स्लिट के सामने रखा गया, सिर्फ एक में, दोनों में नहीं किसी एक में रख रहा है, मान लो ऊपर वाले में रख दिया। कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट हुआ दैट इज इक्वल टू n फ्रिंज बिट्स, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं पे शिफ्ट हो गया, मान लेते हैं यहां पे आ गया, n, और ये जो y दिया हुआ ये n फ्रिंज बिट के बराबर होता है कह रहा है, और तुम्हें पता है कि एक फ्रिंज की बिट की वैल्यू क्या होती है, और हमने पीछे से भी निकाल रखा है कि वो ये y कितना आता है, शिफ्ट इन द सेंट्रल मैक्सिमा कितना आया था बेटा, ओके आई एम गेट, सॉरी ये 2 नहीं 1 था। ओके ठीक है, फिर से कर लीजिए। ओके टाइपिंग में ओके गलती। ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और लोग बताएं भाई जल्दी, मानसी ये ठीक है, वेरी गुड। और कोई, तो आपको ये हो जाएगा, ये शिफ्ट कितना होगा n लैम्डा d बाई डी, क्योंकि एक फ्रिंज कितना होता है लैम्डा d बाई डी, और कह रहा है इक्वल टू n फ्रिंज बिट, तो ये शिफ्ट हो गया। और अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड पे दिखाया कि एक सिंगल स्लिट की वजह से शिफ्ट कितना आता है, कहाँ गया दिस वन, दिस इज द शिफ्ट इन द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू द वन स्लिट t म्यू माइनस 1 d बाई डी। अब इसको दोनों को बराबर रख दो, इट मींस स्लिट की वजह से शिफ्ट कितना है, ये आ गया t म्यू माइनस 1 d बाई डी, और ये शिफ्ट दे रखा है n ब्राइट फ्रिंजेस के बराबर है, तो d से d कैंसिल, d से d कैंसिल। आपसे पूछा t की वैल्यू बताइए, सो योर वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल टू n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, दिस इज द आंसर।
हो गया, समझ में आ गया भाई? ठीक है, वेरी गुड। Yes. अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में आपके एग्जाम का, जेई मींस का एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। हाँ, क्या हो गया? देखो ये एक और प्रॉब्लम है जेई मींस का 19 का प्रॉब्लम 2019 का, इसको करो जरा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे देखिए कैसे प्रीवियस है प्रॉब्लम लगाने पे कितना फायदा होता है। 19 के क्वेश्चन 20 में आ गया। तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जैसा हमने पिछले वाले स्लाइड में किया था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ कितना, शिफ्ट कितना आता है, टी म्यू माइनस 1 डी बाई डी, और ये कह रहा है दिस इज इक्वल टू 1 फ्रिंज विड्थ। 1 फ्रिंज विड्थ कितना हो गया, लैम्डा डी बाई डी। तो डी बाई डी कैंसिल, आपको लैम्डा की वैल्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। हाँ जी, आसान लगा प्रॉब्लम? आसान लगना भी चाहिए, बहुत आसान प्रॉब्लम था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक, ये वाला हो गया सभी से, सभी लोगों ने कर लिया इसको। ये हो गया शिफ्ट, और कह रहा है शिफ्ट जो एक फ्रिंज विड्थ के बराबर है, तो सेंट्रल मैक्सिमा को उठा के मैंने ऊपर या नीचे ये रखा, और उसकी वैल्यू, शिफ्ट की वैल्यू हमने ऑप्टिकल पाथ से ये निकाला। इसको करिए जरा ये क्वेश्चन। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? प्लस माइनस के ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस के ध्यान। ओके अमित, आपने पहले ए बोला, बाद में बी बोला, कौन सा सही है? बी होगा, जाहिर सी बात है, बाद वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए, आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, एंड ऑलरेडी टेकन 3 more minutes। ओके ठीक है, कौशिक गुलेरिया भी देखिए। तो बेसिकली 2 स्लिट्स हैं। सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर, अभी मैंने बताया आपको कि डेल्टा जो द डेल्टा एक्स वाज y इज इक्वल टू व्हाट, y वाज n लैम्डा d बाय d प्लस t2 μ2 माइनस 1 d बाय d माइनस t1 μ1 माइनस 1 d बाय d। अब कह रहा है कि आपको सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन बतानी, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। तो यू विल पुट इट n0, तो दिस विल कैंसिल आउट, y 0 हो जाएगा। अब आप t2 कितना, नीचे वाला, दैट इज 2t म्यू माइनस 1 डी बाई डी। इसमें क्या रखा, t 2 म्यू माइनस 1 डी बाई डी। क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं टी डी बाई डी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया इसमें 2 म्यू माइनस 1 माइनस 2 म्यू प्लस 1। 2 म्यू से 2 म्यू कैंसिल, और 1 माइनस 2 माइनस में आ रहा है मेरा आंसर, आई एम गेटिंग इन माइनस। ठीक है, तो बी वाला नहीं, मेरा तो माइनस में आ रहा भाई, तो दिस आई एम गेटिंग माइनस टी डी बाई डी। ओके, आपका आंसर क्या है? कुछ स्टूडेंट्स मुझे बी दे रहे, देखिए न्यूमेरिकली तो दोनों सेम है, बी और सी न्यूमेरिकली बोथ आर सेम।
यू हैव टू बी केयरफुल विद द साइन। y की पोजीशन देखो बेटा, ऊपर की तरफ शो किया हुआ है, तो आपको जो मिल रहा है y वो नीचे मिल रहा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। यू आर गेटिंग द सेंट्रल मैक्सिमा हियर। तो आपने y को ऊपर प्लस माना है तो नीचे वाला ऑप्शन होगा। अगर यही प्रॉब्लम एग्जाम में y यहां नहीं बना के यहां दिया होता ऐसे, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करते हैं? अगर मान लो एग्जाम में फिगर ऐसे बना दे नीचे की तरफ, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, बी या सी? तो बी मार्क करेंगे, क्योंकि अब वो नीचे को प्लस मान रहा है, तो आप जो है अपना नीचे, तो बी विल बी द ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए ओके। तो कल हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ओके ठीक है, तो यू गो फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून। ओके वेलकम। ओके वेलकम। Thank you, sir. ओके वेलकम।